नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइव पटना में। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि रोजाना की तरह आज भी हमारा ग्रुप डिस्कशन चलने वाला है। तो आज का जो हमारा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है वो है ज्योग्राफी का जलमंडल। जलमंडल के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके थे। चलिए जलमंडल का शॉर्ट रिवीजन करते हैं, फिर जलमंडल से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए, संपूर्ण विश्व में कितने परसेंट भाग पर जल है? 71%। कितने? 71%। उत्तरी गोलार्ध पर कितना परसेंट भाग महासागरीय से घिरा हुआ है? 60%। कितना? 60%। और दक्षिणी गोलार्ध में 80%। क्या? 80%। ठीक है। बताइए समुद्र का महासागर का मुख्य गुण क्या है? तापमान और लवणता। ठीक है। बताइए कि समुद्र जो महासागर जो है कितना डिग्री से कितना डिग्री तक तापमान होता है? 5 से 33 डिग्री सेल्सियस। 5 से 33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बताइए अल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है महासागर में? लाल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है? लाल नीनो आया था सेट में, तापमान कम हो जाता है महासागर का। ठीक है। चलिए बताइए कि महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी नगण्य होता है। बताइए महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम कितना होता है? अगस्त में सबसे ज्यादा और फरवरी में सबसे कम। ठीक है। बताइए मेरियाना गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। समुद्र किसको कहते हैं? 3 ओर से जल से घिरा और 1 ओर से महासागर क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। मेरियाना गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। टोंगा जलप्रपात कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। सुंडा कहाँ पर है? हिंद महासागर में। ठीक है। चलिए बताइए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तटछटी अवसाद, ठीक है, जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। पूछेगा कि जीवाश्मी ईंधन का स्रोत कौन है? ठीक है, जो कि महासागर में पाया जाता है। तो जीवाश्मी ईंधन का स्रोत है स्थूल तलछटी अवसाद। स्थूल तलछटी अवसाद जो कि महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद है। ठीक है, शेल्फों पर पाया जाता है, महासागरीय द्वीपीय शेल्फों पर। महाद्वीपीय शेल्फ जो है प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है। ठीक है। महाद्वीपीय शेल्फ जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। शेल्फ क्या होता है? अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। कौन? शेल्फ। इसकी औसत प्रवणता कितना होता है? 1 डिग्री या उससे कम होता है शेल्फ का। ठीक है। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई कितनी होती है? 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच। महाद्वीपीय ढाल की गहराई कितनी होती है? 200 मीटर से 3000 मीटर तक। लवणता को प्राप्त हजार में व्यक्त करते हैं। लवणता को किसमें व्यक्त करते हैं? हजार में। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35/1000 होती है। ठीक है। समुद्री जल की औसत लवणता कितना होता है? 35/1000, यानी 35/1000 होता है समुद्री जल का औसत लवणता 35/1000। ठीक है। इसके कुल क्षेत्रफल का बताइए। 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना जाता है। ठीक है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? समतल रेखा। ठीक है, समलवण रेखा कहा जाता है। ठीक है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहा जाता है? समलवण रेखा। क्या कहा जाता है? समलवण रेखा। ठीक है। तुर्की के, देखिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है। तुर्की की बचना पड़ेगा। तुर्की की जो वान झील है उसकी लवणता क्या होता है? इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तुर्की का जो वान झील है उसकी लवणता सबसे अधिक है। याद रखिएगा। जो कि 1000 में व्यक्त किया जाता है। तो कितना है इसका?
330% है। प्रतिशत। दूसरा मृत सागर है 238%। मृत सागर इजराइल में है और वॉन झील कहाँ पर है? तुर्की में। तुर्की में। तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट तुर्की की किसकी लवणता सबसे अधिक होती है? वॉन झील की। तुर्की की किसकी लवणता सबसे अधिक होती है? वॉन झील की। तुर्की में किसकी लवणता सबसे अधिक होती है? वॉन झील की। इसके वॉन झील की। और दूसरा कौन है? मृत सागर। दूसरा कौन है? मृत सागर। उस दिन बोले थे उनकी सबसे ज्यादा लवणता मृत सागर का जो इजराइल में पाया जाता है, वहाँ पर जाइएगा तैरने लगिएगा, डूबिएगा नहीं। तो कौन है? मृत सागर। दूसरा नंबर कौन है? मृत सागर। और पहला नंबर पे सबसे ज्यादा लवणता किसका है? वॉन झील। वॉन झील कौन है? वॉन झील कहाँ पाया जाता है? तुर्की में। वॉन झील कहाँ? तुर्की में। जिसकी लवणता कितनी है? 330%। और मृत सागर की लवणता कितनी है? 238%। मृत सागर की लवणता 238%। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे गहरा जाइएगा वैसे वैसे लवणता बढ़ेगा। इम्पोर्टेंट चीज है ये कि लवणता गहराई के साथ घटती है कि बढ़ती है? बढ़ती है। जैसे जैसे हम गहरा जाएंगे, समुद्र में जा रहे हैं तो लवणता में जा रहा है ना। गहरा जैसे जैसे जाएंगे लवणता क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। तथा एक अस्पष्ट क्षेत्र जो है, अस्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है, एक अस्पष्ट क्षेत्र मिलता है जिसे अभी सूझ के उठा जा रहा है, जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है, में यह तीव्रता से बढ़ती है। ठीक है। एक अस्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहते हैं उसमें यह तीव्रता से बढ़ती है। ठीक है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। जैसे जैसे लवणता बढ़ेगा घनत्व भी बढ़ेगा। तो घनत्व के साथ साथ क्या बढ़ता है? लवणता। या लवणता के साथ साथ क्या बढ़ता है? घनत्व बढ़ता है। ठीक है। जो जो जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे लवणता क्या होगा? बढ़ेगा। एक अस्पष्ट क्षेत्र फिर मिलेगा जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है। एकदम खाली खाली लवण ही लवण। एक अस्पष्ट क्षेत्र मिलेगा जिसे हेलोक्लाइन कहा जाएगा। ठीक है। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे लवणता भी बढ़ेगा। लवणता के साथ साथ घनत्व भी बढ़ेगा समुद्र के नीचे। ठीक है। उच्च लवणता वाला समुद्र जल, समुद्र समझ रहे हैं क्या होता है? तीन ओर से जल से घिरा, एक ओर से महासागर से। उच्च लवणता वाला जो समुद्र जल है, जो ज्यादा लवण वाला समुद्र जल है, प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। कम लवणता जिसका होता है वो तो ऊपर जाएगा और उच्च लवणता जो होगा उसको नीचे आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा वैसे जैसे लवणता बढ़ेगा, क्योंकि लवणता जिसका कम रहता है उसका घनत्व भी कम रहता है। तो जिसका घनत्व कम रहेगा वो तैरेगा ना, तो वो ऊपर आ जाता है। और जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, लवणता ज़्यादा होगा, तो वो नीचे चले जाएगा। ठीक है। तो नीचे वाला जल का लवणता ज़्यादा होता है, घनत्व भी ज़्यादा होता है, और ऊपर वाला जल का लवणता और घनत्व कम होता है। ठीक है। नीचे बढ़ जाता है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। भूमध्य सागर का जो भूमध्य सागर अगर जाएंगे, भूमध्य सागर की लवणता ज्यादा वाष्पीकरण के कारण क्या होता है? अधिक होता है। भूमध्य सागर की लवणता ज्यादा वाष्पीकरण के कारण क्या होगा? अधिक होता है। अधिक होगा। ठीक है। गाई आउट याद रखिएगा, भूमध्य सागर की लवणता किसके कारण अधिक होता है? वाष्पीकरण के कारण। उच्च वाष्पीकरण के कारण। पूछिएगा कि किसके कारण अधिक होता है? उच्च वाष्पीकरण के कारण। ठीक है। ठीक है। कोई जाता है इधर उधर जाता है, सब से कुछ थोड़ा देर देखेगा कि सब कौन चैनल वीडियो बना रहा है, थोड़ा देर सोचता है खराब। लिखना पड़ेगा चैनल का नाम। भूमध्य सागर की लवणता क्या है? उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। ठीक है। तो पूछेगा कि भूमध्य सागर की लवणता अधिक होती है किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण, उच्च वाष्पीकरण के कारण। जैसे जैसे हम सागर में समुद्र में नीचे जाएंगे तो लवणता क्या होगा? नीचे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि घनत्व बढ़ेगा। घनत्व बढ़ेगा तो घनत्व वाला ज़्यादा घनत्व वाला नीचे चले जाता है और कम घनत्व वाला ऊपर। तो ऊपर घनत्व भी कम हो जाएगा और लवणता भी कम हो जाएगा। ठीक है। और गाई आउट जो है ये सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाई आउट कहते हैं। गाई आउट क्या है कि सपाट शीर्ष जो है, सपाट शीर्ष एकदम सपाट है, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को क्या कहते हैं? गाई आउट कहते हैं। समुद्र में भी पर्वत होता है जिसका शीर्ष कैसा होता है? सपाट होता है। ऐसे उठा हुआ नहीं, ऐसे सपाट सीधा। इसीलिए ना समुद्र के बीच भी तो रह जाता है, खड़ा हो जाता है, रह जाता है, नहीं देखते हैं? तो सपाट उसका शीर्ष होता है, तब ये रह पाएगा। नहीं तो उथला हुआ रहेगा थोड़े ना रहने का जगह मिलेगा, नोखिला रहेगा, ऐसे उठा हुआ। तो सपाट शीर्ष रहता है। उसी सपाट शीर्ष वाले पर्वत को क्या कहा जाता है? गाई आउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाई आउट कहा जाता है।
गाई ऑट क्या है? सपाट सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत है। गाई ऑट क्या है? सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत है, पर्वत है। पर्वत में है हम्म, राम सेतु जो है पुलवा हाँ राम सेतु जो है ना, हाँ वो आदम का पुल है, ठीक है। राम सेतु अभी जो श्रीलंका और भारत के बीच में जो राम सेतु है, ठीक है, उनको पूछा जाता है कि श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा पुल है? आदम का पुल, ठीक है, राम सेतु जो है, ठीक है। चलिए उनके बारे में रिसर्च हो चुका है कि हाँ वहाँ पर सही में वैसा था, ठीक है। चलिए गाई ऑट जो है, गाई ऑट सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाई ऑट कहते हैं। गाई ऑट किसको कहते हैं? सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है, ठीक है। प्रशांत महासागर में जो गुआम द्वीप है, गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। पूछेगा कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त कौन सा? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त कहाँ पर है? गुआम द्वीप के समीप स्थित है, गुआम द्वीप के समीप स्थित है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित कौन सा गर्त है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त कहाँ पर है? गुआम द्वीप के समीप स्थित है, गुआम द्वीप के समीप स्थित है मेरियाना गर्त। इसकी गहराई लगभग कितनी है? 11 किलोमीटर। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। इसकी गहराई कितनी है? 11 किलोमीटर। इसकी गहराई कितनी है? 11 किलोमीटर, ठीक है। किसको? मेरियाना गर्त। इसको क्या कहा जाता है? चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। अब देखिए शोल क्या है? जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है, शोल कहते हैं। यानी कि जलमग्न उत्थान का, जलमग्न जहाँ उत्थान होता है, ठीक है, वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? शोल कहते हैं, ठीक है। वह परवाल से बनी नहीं होता है, परवाल से नहीं बना होता है, ठीक है। वो गर्त किससे बना होता है? परवाल से नहीं बना होता है, ठीक है। कौन सा? शोल जो होता है। ग्रेट बैरियर रीफ, ये इम्पोर्टेंट है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? इम्पोर्टेंट है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये संसार का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? संसार का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, ठीक है। क्वींसलैंड के समीप संसार का क्वींसलैंड के समीप है, ठीक है। प्रशांत महासागर यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। तो प्रशांत महासागर कितना भाग ढकता है? 1/3 भाग। 33% भाग यही ढक लेता है अपने संलग्न समुद्रों के साथ। धरातल का 1/3 भाग प्रशांत महासागर ही ढक लेता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? सुनिएगा तो हैरान हो जाइएगा। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है? मोबाइल नंबर 16,57,23,740 किलोमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं? 16,57,000 मोबाइल नंबर है, ठीक है। नहीं बीवी यही नहीं, ये जानकारी के लिए है कि इतना इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल जो है संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। यानी कि इसका आकृति कैसा है? त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। इसकी आकृति कैसा है? त्रिभुज के आकार का है। तो प्रशांत महासागर का आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। और इसका क्षेत्रफल जितना भी स्थल है, ठीक है, उसके क्षेत्रफल से अधिक है, ठीक है। स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। समझ रहे हैं? जितना भी स्थल है, स्थल पूरा संपूर्ण स्थल मिला लीजिए, उससे भी अधिक है प्रशांत महासागर अकलौता, ठीक है। समझ रहे हैं मतलब में? तो त्रिभुजाकार का आकार किसका है? प्रशांत महासागर। त्रिभुजाकार आकार किसका है? प्रशांत महासागर। ऐसा आकार अटलांटिक का है, ठीक है। चलिए इसके शीर्ष, अच्छा बताइए यूरोप के पश्चिम में कौन सा महासागर है?
यूरोप के पश्चिम पश्चिम अटलांटिक। अरे ये तो अटलांटिक या आंध्र महासागर आंध्र महासागर। या अटलांटिक महासागर। अटलांटिक ज्यादा लगते हैं, जैसे इधर और कंट्री में ज्यादा और लगते पूरा में कौन सा है? हैं। अब यूरोप के प्रशांत है। प्रशांत, यूरोप के पूरब में पूरा इधर ना है जी, नहीं पूरा पूरा इस साइड है ना, हिंद महासागर नाम। तो ये हिंदी भूमध्य भाषा है। सागर, अच्छा कौन सा है? भूमध्य हाँ ठीक है, ये जो दोनों का बात रहा है ना, ठीक है याद- भूमध्य सागर कहाँ है? हिंद महासागर कहाँ है? सही पर रहती है। नीचे वाला। लाल सागर भूमध्य सागर एकदम नीचे भूमध्य है। सागर करना पड़ेगा। ये हिंद महासागर एकदम नीचे है, भारत के भी नीचे है हिंद महासागर, देख रहा है। और भूमध्य सागर कहाँ पर है? रेड सी, मेडिटेरियन सी, सब वहीं पर ना है, ठीक है। और वहाँ पर इजराइल है, इजराइल के इधर आप चले जाइएगा तो रेड सी मिलेगा, और इजराइल के इधर चले जाइएगा तो मेडिटेरियन सी मिलेगा, उसी को भूमध्य सागर कहते हैं, समझ में? चलिए, त्रिभुजाकार आकार किसका है? प्रशांत प्रशांत महासागर का, ठीक है। इसके शीर्ष बेरिंग जल डमरू मध्य पर व आधार अंटार्कटिक महाद्वीप पर है। देखिए, इसका जो ऊंचाई वाला भाग है वो बेरिंग जल डमरू मध्य है, ठीक है। इसके शीर्ष पर क्या है? बेरिंग जल डमरू मध्य, और आधार में क्या है? अंटार्कटिक महासागर महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप है। आधार पर क्या है? अंटार्कटिक महाद्वीप, और शीर्ष पर क्या है? बेरिंग, ठीक है। बेरिंग जल डमरू। ऐसे गया है समुद्र, ठीक है, प्रशांत महासागर। आधार पर यहाँ पर है, ऊपर में अंटार्कटिक, इसके ऊपर अंटार्कटिक है, फिर ऐसे उठ गया है, ठीक है, बहुत जगह। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बेरिंग जल संधि है, ठीक है, जो किसको किसको अलग करता है? अलास्का और यहाँ पर रसिया को, रसिया वाला क्षेत्र को, ठीक है। नेपाल आते बाका। चलिए, भूमध्य रेखा पर ज्योग्राफी जब भी पढ़िए मैप लेके बैठिए, बड़का पेपर पे यहाँ रहता बड़का की जरूरत है ना, छोटा वाला लेते आइएगा, उससे भी समझ में आएगा। उल्टा पुल्टा हो जाता है, इधर देखते रहो। कैसे ठीक है, बड़का जगह नहीं ना है, यहाँ तक पूरे हट जाएगा, प्रबंध गोदी में रखना पड़ेगा। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर से अधिक है, 16,000 किलोमीटर से अधिक है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से अधिक है, समझ रहे हैं। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, पश्चिम में एशिया है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके पश्चिम में क्या है? पश्चिम क्या हुआ? इस साइड में इसके पश्चिम में एशिया, ठीक है, पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है, ठीक है। चलिए, पूरब में उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। वो तो आप मैप से देख लीजिएगा, मैप माइंड में मैप घुराइएगा तो सब पता चल जाएगा, ठीक है। प्रवाल भित्तियाँ जो है, प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। तो प्रवाल भित्ति जो है वो प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर कितना 200 से भी अधिक द्वीप है, 2000 से भी अधिक द्वीप है। किसमें? प्रशांत महासागर, किसमें? प्रशांत महासागर में, ठीक है। समझ मत, 2000 से भी अधिक द्वीप है, किसमें? प्रशांत महासागर में। बताइए, प्रशांत महासागर का आधार वाला क्षेत्र में क्या है? अटलांटिक महासागर, और शीर्ष वाले क्षेत्र में, शीर्ष में क्या है? बेरिंग जल संधि। क्या है? बेरिंग जल संधि, ठीक है। प्रशांत महासागर का जो प्रमुख विशेषता क्या है? प्रवाल भित्ति। क्या है? प्रवाल भित्ति, ठीक है। बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में किस जगह पर है ग्रेट बैरियर रीफ? बता सकते हैं? क्वींसलैंड में। कहाँ पर है? क्वींसलैंड के समीप है, ठीक है। क्या है? थी लगता है दक्षिण अमेरिका सबसे छोटा द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का फॉकलैंड, हाँ, छोटा देश है। फॉकलैंड द्वीप किसका है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका का ना है, फॉकलैंड द्वीप है। फॉकलैंड द्वीप दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का, ठीक है। फॉकलैंड द्वीप किसका है? दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश है फॉकलैंड द्वीप, ठीक है। चलिए, नीचे जाएंगे, फॉकलैंड द्वीप, नीचे लैंड हो गया, फॉकलैंड द्वीप किसका है? दक्षिणी अमेरिका का। प्रशांत महासागर का अधिकांश जो तटवर्ती सागर है वो पश्चिमी भाग में है। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती भाग कहाँ पर है? पश्चिमी भाग में है। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती भाग कहाँ पर है? पश्चिमी भाग में, ठीक है। बताइए, इनमें बेरिंग सागर जो है
अखोटस्क सागर और जापान सागर, पीस सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें ये सब सागर महत्वपूर्ण है जो उसके साथ सटा हुआ है। पश्चिम की दिशा की बात है। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। प्रशांत महासागर के पूर्व की ओर क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ पर है? पूर्व की ओर। कहाँ पर है? पूर्व की ओर। ठीक है, देखिए गो है पूर्व की ओर, तो एगो खाली याद रखिए कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ पर है? पूर्व की ओर है। ठीक है, बाकी पश्चिम की और सब पश्चिम की। इसके बेसिन की औसत गहराई कितनी है? 7300 किलोमीटर। 7300 ठीक है, इतना 7300 किलोमीटर। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों का प्रभाव। ठीक है, चलिए आइए 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 काटीटा नहीं बचल, डेरी बचल। यहाँ तक खत्म करना है, जल्दी आइए, लेट नहीं हुआ। वीडियो में कहाँ समय लग जाएगा, जल्दी आइए। प्यास लग गया हमको, जल्दी आइए। देख रहा है कुछ से कुछ बुला रहा है मुझसे। 1000 तो स्व कर देते हैं, है ना। पालथी मर के बैठिए ना, जल्दी बोलिए। जल्दी हाँ। जल के चलना है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागर पर प्रभाव। प्रभाव वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म होना या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा दक्षिण अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है। मध्य प्रशांत महासागर की गल जलधारा किसके ओर, किस दक्षिण अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती है। पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती है। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है। समझ लो, एल नीनो तो सना में लंच लग जा सेटम बढ़िया से समझाव। एल नीनो पेरू के तट पे इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है। गर्म धारा यानी याद रखिएगा, एल नीनो के ही कारण समुद्र का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, ये पूछा था कि समुद्र के तापमान का कम होने का कारण क्या है, तो एल नीनो जब होता है जब प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा दक्षिण अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती है। मतलब गर्म धारा उधर से बहती है और ठंडा जलधारा बन जाता है, तब वो एल नीनो बनता है। पेरू के तट पे गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है। एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। एल नीनो घटना का प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिण दोलन कहलाता है। प्रशांत महासागर में वायुदाब परिवर्तन दक्षिण दोलन कहलाता है। इन दोनों की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। जिन वर्षों में ENSO शक्तिशाली होता है, विश्व में बृहत मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती है। ENSO जब शक्तिशाली होती है तो उस वर्ष क्या होता है, मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आती है। इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? ENSO को ना। अब आते हैं अटलांटिक महासागर पे। यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है। छठा भाग कौन है? अटलांटिक महासागर। इसका क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? कहते सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख महाराज तो हो तो करोड़। इसका आधा है, इसका 16 था, इसका 8 है।
जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। इसकी आकृति ये सका अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। देखिए किसकी किसकी आकार एस के क्षेत्रफल जे छै क्षेत्रफल कितना है हाँ, क्षेत्रफल 8 करोड़ यानी कि प्रशांत महासागर का लगभग आधा है। आधा हाँ। प्रशांत महासागर का लगभग आधा और संसार के क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट 16%। इसका आकार कैसा है ये सका ऐसा का अंग्रेजी के अक्षर के एस आकार। इसके पश्चिमी में दोनों अमेरिका और पूरब में तथा यूरोप। पूर्व में यूरोप और पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका और पूरब में दक्षिण में है अटलांटिक, अंटार्कटिक हाँ अंटार्कटिक। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका और दक्षिण में अटलांटिक अंटार्कटिक है। उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर उत्तर सागर मग्न तट पर स्थित है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक है। मतलब ये अटलांटिक महासागर की मुख्य विशेषता भी क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक। यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेड द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर है 4,000 मीटर ऊंचा। किलोमीटर और 4,000 मीटर ऊंचा है। यह एक जलमग्न कटक है, तो भी इसकी अनेक चोटियां जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण की गई है टूट जाता है, बढ़ जाता है। कर गई है। ओजोर्स का पाइको द्वीप तथा केप वर्दे द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अटलांटिक का जो कौन कौन द्वीप इसका उदाहरण है? पाइको द्वीप, केप वर्दे द्वीप। पाइको द्वीप और केप वर्दे द्वीप। पाइको द्वीप, केप वर्दे द्वीप किसका उदाहरण है? अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर के ओजोर्स का। अटलांटिक महासागर के ओजोर्स का। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप की है। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में बरमूडा प्रवाल द्वीप एवं ओसेंसन ट्रिस्टा दी कामना, सेंट हेलेना, गुआ तथा बोवेड द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहां इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से भी पुकारा जाता है। टेलीग्राफिक पठार के नाम से किसको पुकारा जाता है? अंटार्कटिका ये सब द्वीप को ये जो देखे बरमूडा प्रवाल द्वीप, ओसेंसन ट्रिस्टा, ये सब को जल्दी जल्दी खींचे। जब कितना जल्दी उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक है। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मेक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर या कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण सागर है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत कटी फटी है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत कटी फटी है। इसके कारण इसकी तटरेखा की लंबाई प्रशांत एवं हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है। कटी फटी तटरेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। कटी फटी तटरेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का मतलब अटलांटिक महासागर तटरेखा है बताओ कि सबसे ज्यादा तटरेखा सबसे बड़ा फिरोज है। यहाँ से देखो तो बोला ना, हमारा सबसे बड़ा तटरेखा कनाडा का है। अभी कर ला ना सागर कौन महासागर? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर में टेढ़ा बना प्रशांत हुआ। महासागर से भी बड़ा है। एकरो कटला फटला कारण एकदम लिखला है ना, देखला सुंदर है, अच्छा बंदरगाह। इसके कारण इसकी तटरेखा की लंबाई प्रशांत एवं हिंद महासागर तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है। सबसे अधिक एकरे है अटलांटिक महासागर में तटरेखा। ये लो सुंदर रेखा लगा नाम से बताओ भाई। अच्छा
अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत यानी कटी कटी है। सबसे बड़ा तटरेखा कौन से महासागर का है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का। लेकिन बड़ा है तो प्रशांत है हाँ, बड़ा है प्रशांत महासागर, लेकिन कटा फटा होने के कारण इसका तटरेखा सुंदर सबसे हो ज्यादा गया। है। सुंदर से मतलब ना है, तटरेखा इसका सबसे ज्यादा सुंदर है। ध्यान दे बड़ा तो हुआ वाला देखी रहे। व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। अटलांटिक व्यापार के महासागर सबसे दृष्टिकोण व्यस्त से है। अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर इसके उत्तर में कहना कि एकरा सीमा बहुत जगह लगई है, कटला फटला है सीमा अटलांटिक व्यवस्था। महासागर। अटलांटिक महासागर जो है वो व्यापार के दृष्टिकोण से इसमें बहुत बंदरगाह भी ज्यादा है, बंदरगाह भी अटलांटिक ज्यादा है, महासागर। कटा फटा होने के कारण। सीमा लगता है। हिंद महासागर इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। और हिंद महासागर बात है कि अटलांटिक महासागर के आसपास जो है यूरोप है, अमेरिका है, सब ज्यादा व्यापार करने वाला है। यूरोप लोग सब। लात पूरा करता है। हिंद महासागर के उत्तर में कौन सा द्वीप है? उत्तर में एशिया अति एशिया एशिया महाद्वीप। और दक्षिण में अंटार्कटिक अंटार्कटिका महाद्वीप। और पूर्व में पूरब में ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप। यह एक अर्ध महानगर है। महासागर है। हाँ, यह एक अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। 7 करोड़ यह एक अर्ध महासागर कैसे पर हिंद महासागर है, यानी आधा महासागर, लेकिन प्रशांत महासागर आधा लगभग आधा के कौन है? हिंद अटलांटिक अटलांटिक महासागर लगभग आधा। लेकिन अर्ध महासागर किसको कहा जाता है? महासागर। हिंद महासागर। कंफ्यूज ना होइएगा, अर्ध महासागर हिंद महासागर को, लेकिन प्रशांत महासागर का आधा, लगभग आधा आधा का दे- अटलांटिक आधा महासागर। महासागर। और सबसे बड़ा तट रेखा किसका है? अटलांटिक अटलांटिक महासागर का। सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक 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 महासागर। महासागर। ठीक। मतलब आगे बढ़ो, खत्म करो। इसका क्षेत्रफल इतना है, बोल दिया इतना है। एक तरफ प्रशांत महासागर,